पर बनाई हुई थी। ये तैयारी सुबह से कर ली थी, सुबह से मिठाई बनाने का जो दौर था, जो जलेबी छन्नियों का दौर था, वो लगातार जारी था। और अब ये जश्न, ये पतंग, ये सब कुछ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी काम आ गई। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला जी, बहुत चर्चा हुई वोट जिहाद को लेकर, बहुत चर्चा हुई फतवा को लेकर, लेकिन फिलहाल भगवा भगवा और भगवा यही नजर आ रहा है पूरे महाराष्ट्र में। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे खुशी ये है कि आज ईवीएम बच गई, क्योंकि देखिए झारखंड में ईवीएम ठीक है और महाराष्ट्र में गड़बड़ है। अगर ऐसा कोई बोलने का प्रयास करता है तो वो तो आज मूर्ख में गिना जाएगा। हालांकि ये मूर्खता का प्रयास संजय राउत ने कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये तो उनकी विश्वसनीयता के ऊपर एक सवाल चिन्ह है कि भाई झारखंड में ठीक है, वायनाड में ठीक है, महाराष्ट्र में गड़बड़ है। दूसरी बात देखिए, हम लोगों ने गरीब कल्याण, महिलाओं का सम्मान, किसानों का उत्थान और विरासत का पूर्णोत्थान की बात की। दूसरी जगह ये लोग नोमानी भाईजान के चक्कर में नो मैन्स लैंड में आ गए। ये नोमानी के चक्कर में ये नो मैन में आ गए हैं। अब इनको, और कांग्रेस पार्टी देश भर में सबसे बड़ी परजीवी और लायबिलिटी बन चुकी है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में लायबिलिटी, हरियाणा में लायबिलिटी, झारखंड में लायबिलिटी, महाराष्ट्र में लायबिलिटी। जो भी कांग्रेस को छूता है वो भस्म हो जाता है। ये इस चुनाव का निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताइए, योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे, उसने भी काम कर दिया है वोट जिहाद के खिलाफ। देखिए निश्चित रूप से जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, ये सब एक ही नारे हैं, एक ही उसके अलग अलग फॉर्म्स है उस नारे के। तो मुझे लगता है कि आज स्पष्ट हो चुका है कि जो बांटने की राजनीति करते हैं और बांटकर वो चाहते हैं कि वोट जिहाद हो या मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण हो, उन लोगों को करारी हार मिली है। और जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का जो नारा था, वो इससे चुनाव का नारा नहीं था, ये तो समाज को एक रखने का नारा है। मुझे लगता है लोगों ने उसका, एक हरियाणा हो या चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे यूपी के बाईपोल्स हो, उसमें उन्होंने बताया है एक रहे हैं। करहल में एक दलित बेटी कटी ना, जब बटी तो कटी, और समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव ने काटा, मारा उनको। तो मुझे लगता है कि लोग भी समझ रहे हैं धीरे धीरे करके। शहजाद, क्या आज के जो दोनों राज्यों के नतीजे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें ये माना जाए उसके बाद कि ये सीधा साधा फॉर्मूला हो गया है कि पैसे दो अकाउंट में और उसके बाद चुनाव जीत लो? क्योंकि महाराष्ट्र में आप लोगों की योजना चुनाव जीत, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वैसी योजना चुनाव में जीत, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ था। मान लिया जाए सेट फॉर्मूला हो गया है। देखिए मुझे लगता है कि एक ट्रेंड या एक पैटर्न आप देखोगे देवेंद्र जी, कि मोदी आने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टर्म कॉल्ड प्रो इनकम्बेंसी। चाहे वो तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार है, हमने केंद्र की सरकार आई जब, तो तब वहां पर आप कहेंगे कि क्या वो एक स्कीम की वजह से थी? नहीं, एक परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स थी जो प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हुई। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, और अब आकर देखो तो महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है कि समग्र दृष्टि से देखें तो हम लोग PDA, परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन, इन तीन चीजों पे काम करते हैं। हमारा PDA ये है, और इसीलिए प्रो इनकम्बेंसी मींस नरेंद्र मोदी। हमारी सरकार जहां आती है वहां रिपीट कर जाती है। तो फिर झारखंड में भी यही माना जाए कि यही रहा, झारखंड में भी परफॉर्मेंस ही रहा हेमंत सोरेन सरकार के, ये आप मान रहे हैं? अब देखिए जनता के उन्होंने किस तरीके से वोट किया, क्या विश्लेषण है, उसका विश्लेषण करके मुझे उम्मीद है कि मेरे पार्टी के सीनियर नेता आपको ब्रीफ करेंगे कि झारखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर आप कुरुक्षेत्र में ब्रीफ करेंगे, कॉफी विद कुरुक्षेत्र में। अब देखिए संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब ये क्या गड़बड़ हुई, शहजाद पूनावाला जी बता दीजिए। 22 सीट कुल उद्धव ठाकरे को मिल रही है, गड़बड़ कर दी आपने उनके साथ। देखिए ऐसा है कि गड़बड़ संजय राउत जी के लिए गड़बड़ यही है कि एकनाथ शिंदे के घर उनके बेटे, यहाँ पर कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं, जीत की बधाई देते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के घर पर खुशियां हैं। और लाजमी सी बात है उनके लिए, कहीं ना कहीं जो गद्दार का, जो चुराई हुई पार्टी, चुराया हुआ सिंबल, बाला साहब ठाकरे की विरासत के सही दावेदार नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ढेर सारे सवाल थे, उनके जवाब मिल गए हैं। और एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं, यहाँ पर आपको श्रीकांत शिंदे दिख रहे हैं, कल्याण से, वो खुद लोकसभा सांसद हैं, और यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाते हुए जिस तरह से पुरजोर कोशिश की थी ठाणे कोंकण रीजन में, साथ ही साथ मराठवाड़ा में, जो काम, जो मेहनत वहां पर की। और लाइन सुनिए, लाडली बहन योजना की जय। पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी योजना का जयकारा लग रहा हो, और शिंदे के घर में अगर वो जयकारा लग रहा हो तो समझा जाए। देखिए 4 महीने में ये योजना आई और एग्जीक्यूट इतने अच्छे तरीके से हुई
कि महिलाओं के खाते में वो पैसे भी पहुंचे, नवंबर तक की किश्त पहुंची, तो जय तो होनी है, जय जयकार तो होनी ही है। और ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। एकनाथ शिंदे खास तौर पर इस योजना के लिए, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों बहुत आग्रही थे शुरू में इस योजना को लेकर। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और बीच में हम देख रहे थे कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो अजित पवार नाराज होकर निकल गए, इस तरह की खबरें आती थी, क्योंकि अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर है और उनको पूरा जो है अकाउंट देखना है, राज्य का बैंक बैलेंस देखना है। तो शुरू में उनका थोड़ा नाराजगी जरूर थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी मना लिया और अब ये ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, इसलिए नारे लग रहे हैं इस योजना के। ये ट्रम्प कार्ड तो है ही ना, आपने मध्य प्रदेश में लागू की, मध्य प्रदेश में जीत हासिल की। और एक और तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, नतीजे देखे जा रहे हैं टीवी पर, और नतीजों के आधार पर आगे क्या रणनीति अब रहने वाली है, क्योंकि मांग तो उठने लगी है देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। जिस तरीके के नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं, अब इस मांग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, और बार बार इस चेहरे को, इस कॉम्बिनेशन को देखिए। श्रीकांत शिंदे सुन लेते हैं। जिस तरीके से अनअवेलेबल रहे, फ्रॉम द स्टार्टिंग वी वर सेइंग अनअवेलेबल एंड नॉट एक्सेसिबल एमएलए, आई थिंक ही इज ऑन द वर्ज ऑफ losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknath Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी, लोगों ने उनको उनकी जगह जो है दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर मुख्यमंत्री को लेकर तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के नाम पर वो कुछ बोले नहीं है, चुप्पी साध ली है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जीते हैं ये जरूर कह गए हैं। बिल्कुल, और बार बार इस बात पे एक बार भी देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया, मायावती जरूर कहा लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं, और 3 बार कम से कम उन्होंने रिपीट किया कि शिंदे के नेतृत्व में। चीज ही ऐसी है, छोड़नी मुश्किल हो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और जैसे वो सवाल पूछा गया वहां से एक तरह से कहें कि जवाब नहीं देना नहीं हुआ, भाग खड़े हुए, ज्यादातर उस सवाल का वो सामना नहीं करना चाहते थे। और निश्चित तौर पे शिवसेना बिल्कुल ये चाहेगी कि क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाया गया था, शानदार सफलता मिली, तो वापस उनको रिपीट किया जाए। लेकिन 122 सीटों पर अगर बीजेपी लीड बनाए हुए है तो क्या बीजेपी, पिछली बार तो दिल पे पत्थर रख के क्योंकि सरकार बनानी थी, आपने शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था, इस बार क्या कोई दूसरा चेहरा बर्दाश्त करेगी बीजेपी? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। एक तो ये बीजेपी जरूर चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री हो, दूसरी चीज कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं महाराष्ट्र में, तो ये तय मानिए कि फिर भी देवेंद्र फडणवीस का स्टेचर बढ़ाया जाएगा, और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला होना है तो उसमें एक प्रमुख नाम उनका रहेगा कि अगर वो महाराष्ट्र में सीएम नहीं बनते हैं तो देवेंद्र फडणवीस से चाहेंगे निश्चित तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, कोई भी महाराष्ट्र छोड़ना चाह सकते हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है। सिंपल वे में समझिए कि अभी आप एक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो जाते हैं, उसके बाद इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आपके एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि मुलाकातों का दौर जारी है। राहुल नार्वेकर मिलने पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस से, जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे के बेटे उनके नाम पर जरूर चुप्पी साधे रहे। और देखिए इस वक्त मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विशाल, पूछिए जरा, जीत का सेहरा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे काम कर गया, और उन सीटों पर भी जो है ज्यादा है, उस सीटों पर भी कमल खिल गया जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है? बिल्कुल, इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। 6-3 आंकड़ा कभी आ रहा है, कभी 7-2 आंकड़ा आ रहा है। और ब्रजेश जी से सीधे पूछ लेते हैं, ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा कौन सी चीज रही जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही? क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, अगर वहां कमल खिलता हुआ दिख रहा है तो कौन सा नारा सबसे ज्यादा चल गया? भारतीय जनता पार्टी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में स्थापित हो चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में है। लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर नेतृत्व दे सकती है और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से इन चुनाव में घर घर जा कर के कैंपेन किया है, बहुत ही गंभीरता के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था कि लोगों के खाते में 8,000 रुपया महीना आ जाएगा, फार्म भरवाए गए, एफिडेविट दिए गए, जनता ने पूरी तरह से इन्हें एक्सपोज्ड कर दिया है, नकार दिया है। इनकी कलई जनता के सामने खुल चुकी है। अब जनता सच्चाई समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है। विपक्ष ने बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया, एक नारे को बहुत ज्यादा आलोचना के उसमें रखा और लगातार ये कहा कि साहब जो नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो एकदम फ्लॉप साबित होने वाला है। लेकिन नारे का तो असर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में कामयाब हुई है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर आप देखेंगे, हम अल्पसंख्यक सम्मेलन में गए थे, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने उसमें शिरकत की थी और सब लोगों ने, सर्व समाज ने मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। क्या मानते हैं इस जो जीत मिल रही है, जीत की तरफ आप लोग अग्रसर हो रहे हैं, जनता ने इस बार किस तरीके से आपको ऊपर दोबारा मोहर लाई? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट कर लिया था कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में अव्वल दर्जे पर है। लोगों का मानना है विशाल, कुंदरकी में ही सबसे ज्यादा आरोप लगे। कुंदरकी के जो सपा प्रत्याशी हैं उन्होंने तो दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी। अब लीड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की 55,000 की है। बल तो नहीं मिलता यहाँ पर विपक्ष के दावों को या विपक्ष के आरोपों को? ब्रजेश जी, सवाल ये है कि कुंदुरकी से आप लोग 55,000 से आगे चल रहे हैं। आप वहां पे गए थे, आपने हमसे जिक्र भी किया था कि जबरदस्त तरीके से अल्पसंख्यक समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। अल्पसंख्यक समाज हजारों की संख्या में 10,000 से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग जनसभा में गए थे। मैं उसी दिन समझ गया था कि अल्पसंख्यक समाज ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का और पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। अखिलेश जी कह रहे थे कि 9 में से 9 सीटें जीतेंगे, रामगोपाल जी कह रहे थे 3 सीटों का चुनाव रद्द कर। पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश मैं उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, खासकर इन 9 विधानसभा क्षेत्रों की, और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मोटिवेशन कैसा रहेगा 2027 के चुनाव से पहले का? 27 में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी प्रचंड बहुमत के साथ। अखिलेश जी तो लगातार कह रहे थे कि वो चुनाव जीत चुके हैं, प्रमाण पत्र लेना बात। योगी जी के नेतृत्व में जो सवाल उठ रहे थे अब वो भी शांत हो जाएंगे ना विशाल? पार्टी को मिल चुका होगा। सवाल जो उठ रहे थे मुख्यमंत्री के नेतृत्व पे जो सवाल उठ रहे थे वो भी कम से कम बंद हो जाएंगे। विपक्ष माहौल बना रहा था। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। प्राची, काफी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गए थे, कुंदुरकी भी गए थे, उनका कहना था कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज उनके साथ मौजूद था वहां पर, उनको पहले ही भरोसा हो गया था कि इन सीट पर भी कमल खिलने को तैयार है और वही होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर। प्राची, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हम तक बात पहुंचवाने के लिए। इस वक्त दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनके पास चलेंगे। दिनेश जी, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड को छोड़कर इन दोनों ही जगहों से कमल खिलने की खबर सामने आ रही है। ये जीत का क्रेडिट किसको दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे को? देखिए, इसमें मैं जीत का सीधा सीधा श्रेय जो मिलेगा वो मोदी जी के पूरे देश में किए गए कार्य और विश्वसनीयता को, और अगर उत्तर प्रदेश का आप संदर्भ लेंगे तो मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी के सुशासन को, और महाराष्ट्र में जो एक संयुक्त प्रयास हुआ है शिवसेना, शिंदे, अजीत दादा और फडणवीस जी का जो नेतृत्व था मोदी जी के मार्गदर्शन में, इस त्रिवेणी ने इसमें काम किया है। ऐसे एक बात स्पष्ट हुई है कि असली शिवसेना कौन है, तो अब निश्चित रूप में बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा को पूरे करने वाली शिवसेना अब शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना है। एनसीपी असली कौन है, अब वो शरद पवार जी वाली नहीं, वो अजीत दादा वाली है। और सक्षम नेतृत्व कुशलतापूर्वक कौन दे सकता है, तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो लोकसभा चुनाव में एक दुष्प्रचार किया गया था कि संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर देंगे, उस झूठ के पुलंदे का पर्दाफाश इस विधानसभा के चुनाव में जनता ने किया है और जनता ने एक सबक दिया है
कि आप जितना दुष्प्रचार करोगे उतना बड़ा दंड आपको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव परिणाम का पूरे देश की राजनीति पर एक अलग प्रकार का असर पड़ेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति और उपचुनाव में, चाहे वो राजस्थान हो या विभिन्न प्रकार के अन्य जगह हो, उनमें एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की यात्रा है, उसकी जो तीव्रता है, उस तीव्रता में मैं समझता हूं कि विपक्ष का पिछड़ना स्वाभाविक है। दिनेश जी, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा में जब योगी जी ने दिया तो वहां पर सफलता मिली, फिर उपचुनाव में और महाराष्ट्र के जो नतीजे आ रहे हैं, योगी जी के इस नारे का कितना कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है जो मोदी जी के मार्ग निर्देशन पे निकलती है, काम करती है। और योगी जी एक प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी उनकी लोकप्रियता चरम उत्कर्ष पर है। और योगी जी के जो शासन प्रणाली है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप में पूरे देश के लोग इसका उदाहरण देते हैं, उसका एक असर जरूर पड़ता है। लेकिन जो भी है वो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पे आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। एक मजबूत राष्ट्र की जो उन्होंने स्थिति में ला दिया है भारत को, वो जनता में ग्राह्य भी है और जनता को स्वीकार भी है। और महाराष्ट्र का चुनाव जो बड़े बड़े आकलनकर्ता इसके अनुमान लगाते थे, उनको एक चोट है कि आप दुष्प्रचार को बहुत समय तक नहीं कर सकते। अब आरक्षण भी संरक्षित है और संविधान भी सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि इसलिए मोदी जी के मार्गदर्शन पे 26 तारीख को दिसंबर को संविधान दिवस जो 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उस संविधान दिवस में अब जनता यह जान लेगी कि संविधान किसके हाथ में सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि ये महाराष्ट्र की जो विजय है, ये पूरे देश को एक संदेश दे रही है। दिनेश जी, 4 जून का दिन और आज 23 नवंबर का दिन, बहुत बदलाव महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में नजर आ रहा है। इस बदलाव के पीछे की वजह क्या, कोर्स करेक्शन क्या है इन दोनों ही राज्यों में आपने? देखिए, मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा हूं और मुझे अच्छी तरह आकलन है कि जिस तरह से विदेशी एनजीओ की सहायता से ये कांग्रेस के नेतृत्व में, चाहे वो एनसीपी शरद पवार जी की रही हो या उद्धव जी की रही हो, उन्होंने जिस प्रकार से फतवे की राजनीति करी, उन्होंने जिस प्रकार से संविधान खतरे में है लेकर हाथों में लाल रंग की किताब को लेकर, और जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण खतरे में है का नारा दिया, उसमें एक जनता को समझने में एक काफी मेहनत करानी पड़ी। और जनता आज पूरी तरह समझ चुकी है कि एक तरफ विकास की अविरल धारा है जो मोदी जी के नेतृत्व में है, और दूसरी तरफ ये स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कभी सपा के रूप में उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के रूप में और एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के रूप में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ने वाले ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको पूरी तरीके से राजनीतिक ब्रेक मिला है इस चुनाव परिणामों में। हरियाणा की पराजय को ये स्वीकार नहीं कर पाए थे, अब इनको पूरे देश की जो मनोभावना है उसको स्वीकार करके मोदी जी को के बारे में दुष्प्रचार और भारतवर्ष के जो उद्योगपतियों के बारे में एक नैरेटिव तैयार करते हैं कि जो भारत के उद्योगपति हैं, एक भी विदेशी उद्योगपतियों के बारे में कांग्रेस कभी भी आरोप लगाती नहीं दिखाई पड़ेगी। मैं नहीं कहता जो भी आरोपित है वो दंड का पात्र है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के उद्योगों को नष्ट करो, यहाँ की जो एकजुटता है उसको नष्ट करो, यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको नष्ट करो। उत्तर प्रदेश में इनको देखना चाहिए कि कुंदर की ऐसे जगह पर 50,000 से ऊपर बीजेपी जीत रही है। क्यों? मुस्लिम वर्ग को समझ में आ गया कि ये वोट बैंक बनाती है, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, ये सब मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं। और मोदी जी अपनी जनता समझ के मकान देते हैं तो हिंदू को भी और मुसलमान को भी, अगड़े को भी पिछड़े को भी, अनाज देते हैं तो दोनों को देते हैं। ये बात तेजी के साथ में उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगा, खास तौर पे आप मीरापुर देख लीजिए, आप कुंदर की देख लीजिए, मुस्लिम बंधुओं का बहुत बड़ा भाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और महाराष्ट्र में भी जो मुस्लिम उन्माद में वोट देता था वो समझ गया कि हमारा वोट का ये जो है ये शोषण करने वाले, दोहन करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के और शिवसेना के ये छद्मवेशी लोग हैं। और संजय राउत जी ऐसे लोग और तमाम ऐसे राजनीतिक विदूषक हैं जो राजनीति को गंदा करना चाहते हैं, ये लड़ा के चुनाव जीतना चाहते हैं, उसके दिन लद गए।
अब मोदी जी का ये जो युग है वो विकास की यात्रा, जो अविरल यात्रा है, उसको तीव्र गति देने वाला ये युग है। तो ये तो आप कह रहे हैं कि कुंदर की मीरापुर की जीत में मुस्लिम वोटर्स का भी साथ है और मुस्लिम्स को समझ में आ गया कि यूज एंड थ्रो की राजनीति जो है वो विपक्षी पार्टियां करती हैं। 130 सीटों पर लीड आपने महाराष्ट्र में बनाई हुई है, तो लीड के साथ साथ लीड चेहरा, लीडर भी, सीएम भी आप ही का होगा। देखिए, महायुति का नेता होगा, ये बात सही है, महायुति का होगा और सबकी सर्वानुमति से होगा। और बीजेपी के बारे में अगर आपको या किसी को भी, मैं समझता हूं, गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जो केंद्रीय नेतृत्व कहता है, बीजेपी का छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता एक निष्ठ भाव से उसे अंगीकार भी करता है, स्वीकार भी करता है और उसकी स्वीकारता को जनता पसंद सांगत होतो की थम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या भाइयों ने भी हमें वोट दिया आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या और ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक और समाज के हर घटक ने, हर भरभरून तबके ने हमें वोट दिया है। मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे गए 2-2.5 साल में महायुति ने जो काम किया है या निवडणुकीमध्ये उसके बदले में हमें दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनता ने वोट भी दिया है। पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो। मैं जनता का शुक्र अदा करना चाहता हूँ की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये, 2.5 साल में जो काम किया, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्र, उसी के बदले में जनता ने हमें खरं म्हणजे यही इनाम दिया है। आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून आने वाले 2.5 वर्षों में हमने जो काम किया और आने वाले दिनों में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते। महायुति में सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक दिल से काम कर रहे थे। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपखाडी मतदारसंघ, मैं मेरे चुनाव क्षेत्र ठाणे कोपरी पाचपखाड़ी के मतदाताओं का भी धन्यवाद अदा करता हूं लीड ने, मार्जिन ने, कि उन्होंने बहुत बड़ी लीड से मुझे इस चुनाव में जिताया। आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मैं मनापासून फिर से एक बार सभी मतदाताओं का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ।
सभी के समन्वय से सब एक वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कोई कहना ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी। पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। परिवार की ओर से काफी आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया। अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है, और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है, और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए। इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये लाडली बहन का योजना जो है क्या ये बेनिफिट कर गया? बहनों को कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है, और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है। और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। चलिए, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे सीएम पद की दावेदारी पर अपना दावा नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें जिसकी होंगी उसी का सीएम होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। प्रवीण दरेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिंदे साहब को आपने सुना होगा, कह रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा सीट होंगी उसका सीएम होगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, एक ध्यान में रखो, अभी तक सीएम का कोई इशू नहीं, लेकिन एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि महायुति का सीएम होगा, और तीनों नेता हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बात करके यह सीएम महाराष्ट्र का होगा। लेकिन ये गोष्ट सत्य है, स्पष्ट है, स्वच्छ है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम आज सबसे ज़्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। तो कार्यकर्ताओं की हमारी सबकी इच्छा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, ऐसी हमारी इच्छा है, और देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के सीएम हो सकते हैं। अभी फिलहाल तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, बात नहीं, लेकिन जो बड़ा दल रहता है और जो प्रतिभाशाली नेता है उसको सीएम बनाने के चांसेस बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है देवेंद्र जी इस राज्य के सीएम होंगे। इसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा है। लेकिन प्रवीण जी, अभी एकनाथ शिंदे साहब को हम सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि ज्यादा सीटों का मतलब ये नहीं होता कि सीएम बन जाएगा उस पार्टी का। नहीं, वो उनका कहना है, जनरली ऐसा ही होता है, और एक्सेप्शनल केस रहेगी कि परिस्थिति वैसी रहेगी कि कम जगह हो तो भी सीएम बनाना है, वैसी अभी तो परिस्थिति महाराष्ट्र में दिख नहीं रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा संख्या से विजय हासिल कर पाई है। तो समझो जरा फ्लेक्सिबल परिस्थिति रहती है तो ऐसा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्पष्ट तौर पे बड़ी संख्या से, बड़ी मात्रा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन के आने के बाद
भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा ऐसा हमें लगता है, लेकिन इसका निर्णय हमारे दिल्ली का शीर्षस्थ नेतृत्व ही लेगा। चलिए, तो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को आगे रख के नेतृत्व एक तरह से कहें कि महाराष्ट्र में वही कमान संभाल रहे थे, और आप कह रहे हैं कि वो बहुत ही शानदार नेता हैं जिसमें कोई दो राय भी नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे, दिल्ली की पसंद भी वही होंगे प्रवीण दरेकर जी? नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र के तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रतिभा संपन्न नेता और मास लीडर वही है जिसमें क्षमता है। 5 साल करके इस राज्य के मुख्यमंत्री करके डेवलपमेंट इस राज्य को दिखाया है, जो 2.5 साल उद्धव जी ठाकरे ने सब स्थगित किया था, और फिर बाद में इसलिए उन्होंने पुढाकार लेके वापस शिंदे साहब के नेतृत्व में सरकार लाई, क्योंकि डेवलपमेंट आगे जाना चाहिए। और वो मुख्यमंत्री पद भूषवते हुए भी उन्होंने डिप्टी सीएम करके काम किया। तो मुझे लगता है यह कौन सीएम कौन डीसीएम, इसके ऊपर हमारा विवाद नहीं होगा। हमारा नेतृत्व सक्षम है, तीनों नेताओं को बिठा के यहाँ इस मसला हल होगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, इंडिया का सरकार है, तो और प्रगति के लिए और यहाँ के डेवलपमेंट के गति के लिए वो भी अच्छा होगा, वो फलदायी होगा। प्रवीण जी, आपने जो कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा है, सबसे मजबूत चेहरा, सबसे अच्छा चेहरा, क्या ये सिर्फ आपकी राय है या पार्टी में अधिकांश लोगों की यही राय है महाराष्ट्र में? क्योंकि आपकी तो बात होती होगी बाकी दूसरे नेताओं से। क्या आवाज नहीं है, वापस रिपीट। आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस सबसे अच्छे चेहरा हैं, क्या ये बीजेपी में महाराष्ट्र में अधिकांश नेताओं की यही राय है? ना, 100% महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी की राय है, मनोमन इच्छा है। और मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भूमिका वो पार्टी की अधिकृत भूमिका होती है, उन्होंने भी इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो इसी तरह का कल ही बयान दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को निराशा होगी? नहीं, मुझे लगता है अभी होगा नहीं होगा इसके ऊपर बात करना उचित नहीं। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो निर्णय तय करेगी वो निर्णय से सब खुश रहते हैं। देवेंद्र जी भी पार्टी के सिपाही है, कभी भी उन्होंने पार्टी के आदेश के आगे काम नहीं किया। पार्टी को आप अपनी इच्छा तो बता ही देंगे। सरकार बनाया शिंदे साहब के नेतृत्व में, तभी भी पार्टी ने आदेश दिया, अध्यक्ष ने आदेश दिया, अमित भाई ने आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया, तो पार्टी का सिपाही करके देवेंद्र जी भी आदेश मानने वाले हैं। वैसे सब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के आदेश से जो आदेश होगा उससे अच्छा, चले यहाँ तो आप आदेश का इंतजार कर रहे हैं प्रवीण जी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के साथ ही आप लोगों ने क्या कर दिया? 20 सीट पर सिमट रही है उनकी पार्टी, किस बात का झटका लग गया उनको? नहीं, झटका तो लगेगा ही, क्योंकि ये देखो, लोगों को इमोशनल राजनीति ज्यादा पसंद नहीं। तुम मेरा पार्टी चोरा, मेरा चिन्ह चोरा, गद्दार, खुद्दार, खोके, गोहाती, लोगों इसमें ही लोगों को तुम बांध के रखा। तुम किसान के बारे में डेवलपमेंट पे बात नहीं किया, तुम डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोले नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोले नहीं, देशभक्ति के बारे में कुछ बोले नहीं। खाली शिंदे साहब को गाली गलौज करना, देवेंद्र जी को पर्सनल अटैक करना, और ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मुझे लगता है वो 20 से नीचे ही निपटने वाले हैं। ये उनकी हालत उन्होंने सोचने की बात है। और असली शिवसेना, इसका निकाल लोगों ने दिया है। लोकसभा में पूरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन अभी बाला साहब के विचार के वारसदार एकनाथ शिंदे है, ये जनता ने तय किया। तो असली कौन है, नकली कौन है, इसका भी खुलासा हो गया। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की, आप सभी की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने। आपकी जिस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप है और सबसे ज्यादा सीटें आपको मिली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो त्याग देवेंद्र फडणवीस उन्होंने किया था, या जो पार्टी नेताओं का आदेश उन्होंने माना था, अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार बड़े त्याग के लिए तैयार रहेंगे?
अगर उनको आप बीजेपी का सीएम बनाना चाहेंगे देवेंद्र जी को, तो वो त्याग के लिए तैयार रहेंगे? आपको क्या उम्मीद है? नहीं, मुझे लगता है हमारे तीनों में अच्छा समन्वय है और इसी तरह का पार्टी का आदेश आया, तय हुआ, तो दादा और शिंदे साहब भी अच्छी तरह से साथ में रहेंगे। जैसा कि 2 साल तीनों ने मिलके महाराष्ट्र को आगे ले तरीके साथ में काम करते थे, उनसे मिलजुल के, वैसा ही काम सीएम कोई भी होगा तो भी अभी आने वाले इस समय में सत्ता बनाने के बाद होगा, इसके ऊपर विश्वास है। क्योंकि लोगों ने तीनों को चुन के दिया है, लोगों ने महायुति को चुन के दिया है। और आप देखो, उद्धव जी ने युति को चुन के दिया, बेईमानी की, उसका नतीजा आया। तो मुझे लगता है इसीलिए सब तीनों पार्टी ईमानदारी से लोगों का जो कौल है, मैंडेट है, उसके साथ रहेंगे। प्रवीण जी, नाना पटोले जी आखिरी वक्त तक ये दावा करते रहे कि देवेंद्र फडणवीस अपनी भी सीट हार जाएंगे। ऐसा क्या अंडर करंट आप लोगों ने चलाया कि इतिहास ही रच दिया? नहीं, एक देखो, लोगों में, लोकशाही में लोक भावना इम्पोर्टेंट है और हम लोगों के सामने जाते हुए लोगों को टेकन ग्रांटेड कभी भी नहीं पकड़ना। लोग उनके ऊपर विचार डालो, विकास की संकल्पना रखो, टीका भी स्टैंडर्ड करो, लेकिन पर्सनलाइज टीका देवेंद्र जी के ऊपर की, हमारे नेताओं के ऊपर की, गाली गलौज देने का काम किया, जातीय तेड़ निर्माण करने का प्रयास किया, तो लोगों ने सोचा कि ये खाली इमोशनल फंडे करते हैं, लेकिन हम लोग विकास की बात करती है, काम की बात करती है। तीनों नेता दिन रात परिश्रम करते थे। देवेंद्र जी सबसे ज्यादा सवाली, एकनाथ शिंदे साहब दिन रात घूमते थे, मिलते थे, अजित दादा भी अपना मतदार संघ छोड़ के महाराष्ट्र में घूमते थे। तो तीनों नेता परिश्रम करने वाले। और सबसे मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री और अमित भाई को, उन्होंने वो हेड ऑन किया था चुनाव, और इसलिए महाराष्ट्र के जनता ने सोचा कि महाराष्ट्र मोदी साहब के पीछे है, महाराष्ट्र का मोदी साहब को समर्थन है। जो लोकशाही में हम लोकसभा में कम पड़े थे, वो जनाधार मोदी साहब को वापस दिया। और अमित भाई तो फ्रंट लीड करते थे यह चुनाव। अमित भाई पर्सनल लेवल पे बारकाई से उसका प्लानिंग कर रहे थे, नियोजन कर रहे थे। तो इसलिए हमारी सारी यंत्रणा, नेता या छोटा भी काम करते थे, बड़ा भी काम करते थे, और हमारी विचार परिवार है, उनका भी हम इसी तरह का योगदान इसमें जो दरेकर साहब, लेकिन लेके शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके नेता संजय राउत, वो तो कह रहे हैं चुनाव में कुछ गड़बड़ किया आप लोगों ने। उन्होंने कहा जनता का वोट हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है कि बीजेपी को 125 सीट आ जाएगी और 55 सीट आ जाएगी एकनाथ शिंदे को? संजय राउत गड़बड़ बोलते हैं, उन्होंने उनकी बड़बड़ बंद करनी चाहिए। उनके मुंह को पट्टी लगाएंगे तो आगे कुछ भविष्य उद्धव ठाकरे का हो सकता है। ये तो उद्धव ठाकरे को जीरो पे लाने को संजय राउत को टाइम नहीं लगेगा। उनके पराभव का जो इम्पोर्टेंट जो रीजंस है, उसमें संजय राउत का निराधार, बेताल बड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं। संजय राउत की बेताल, बेबुनियाद बड़बड़ वही गड़बड़ का कारण है। ये संजय राउत तो वही बोलते होंगे ना दरेकर साहब, जो उद्धव ठाकरे चाहते होंगे। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब को मालूम नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी डुबाने का उन्होंने पवार साहब को जबान दिया है और वो जबान वो पूरा कर रहे थे, लेकिन वो उद्धव साहब की पार्टी डुबाते डुबाते पवार साहब को भी साथ में डुबाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पवार साहब तो एक टाइम दोनों को डुबाने का काम, और उनको पकड़ने को कांग्रेस आया तो तीनों को डुबाने का काम संजय राउत। ये पाप का धनी संजय राउत है। जी दरेकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बड़ी साफ साफ तरीके से रख दी। देवेंद्र फडणवीस हो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, अभी तो आपके गठबंधन में देखना है कि आप कैसे बनाते हैं अपने बाकी दोनों साथियों को। बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ एक और बड़े सीनियर मेहमान जुड़ रहे हैं, राहुल नार्वेकर साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नार्वेकर साहब, बहुत बधाई, बहुत जबरदस्त नतीजे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कमाल कैसे किया ये भी बता दीजिए। ये कमाल और ये धमाल हमारी महाराष्ट्र के जनता ने किया है। एक बहुत ही प्रगतिशील और कार्यक्षम सरकार को फिर एक बार चुन के देने का काम महाराष्ट्र के हमारे सभी
जनता ने किया है और इसलिए मैं इन सभी का सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महायुति पर विश्वास रखते हुए इस राज्य में महायुति की सरकार लाई है। आपकी 124 सीटें हैं, शिंदे साहब की पार्टी को 54 सीटें आई हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री महायुति का होगा। ये तो हम लोग ही बता दे रहे हैं आपको, आप सिर्फ नाम बता दीजिए, नाम नहीं तो कम से कम पार्टी तो बता ही दीजिए। नाम आपको अभी पता चलेगा जल्दी। आपके पार्टी के नेता पहले तो 124 सीटें आए, उसका आनंद तो हमें लेने दीजिए। और उसी का सीएम हो तो और आनंद आएगा आप लोगों को। ये तो इच्छा होगी ना कि अपना सीएम हो। हम सब खुशियां किश्तों में लेंगे, एक के बाद एक। देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए फिट लगते हैं आप लोगों को फिर से? अभी जिस नेता के नेतृत्व में हम 124 सीटें जीतते हैं, वो अनफिट होने का सवाल ही नहीं आता है। वो सबसे फिट उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन शिंदे साहब की पार्टी बोल रही है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरी महायुति जीती, सरकार तो उनकी लीडरशिप में चल रही थी। नहीं, देखिए, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय यहां पे नहीं लिया जाएगा। ये युति के सभी नेता मिलकर लेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता जो है, हाईकमांड हमारा जो है, वो इस विषय में, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इस विषय का निर्णय लेगा। लेकिन आपने मुझसे जो सवाल किया कि क्या देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के लिए सही उम्मीदवार है, तो मैंने इसका उत्तर सीधा सीधा दिया है आपको कि मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से और मेरे आकलन के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही सक्षम नेता है। राहुल जी, असली नकली का फैसला जब आपने लिया था तो खूब बवाल हुआ, आज जनता ने लिया तो कह रहे हैं संजय राउत कुछ तो गड़बड़ है। अभी संजय राउत जी के लिए मातोश्री के भी बंगले दरवाजे बंद होने वाले हैं, तो अपनी करारी हार का कोई ना कोई कारण ढूंढना उनको पड़ेगा। जब लोकसभा में ईवीएम द्वारा मतदान किया गया और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं लेना चाहिए था, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए था। आज जब चुनाव वो हारते हैं, तब उनका रवैया कुछ और रहता है। संजय राउत जी को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आप क्यों ले रहे हो उनको सीरियसली, मैं समझ नहीं रहा हूं। नहीं, वो तो अडानी तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अडानी साहब का यूएस में जो स्कैंडल हुआ, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नतीजे लेकर के आई है भाजपा। अभी नतीजे देखिए, इस प्रकार का बयान करना यानी जनता का अवमान करने के बराबर है। ये निर्णय, ये डिसीजन, ये मैंडेट, ये जनता ने दिया हुआ मैंडेट है। इसके बारे में ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी बात करना, ये जनता का अवमान करना है। और संजय राउत जी हमेशा जनता का अवमान करते आए हैं और अभी जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है। नार्वेकर साहब, एक चीज, और ये काफी लोगों ने हमसे भी पूछा कि ये जो बटोगे तो कटोगे का नारा था, क्या ये इस वजह से ज्यादा कामयाब हो गया क्योंकि दूसरी तरफ बड़े ऑब्वियस तरीके से टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया में लोग देख रहे थे कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए फतवे निकाले जा रहे थे? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। बटोगे कटोगे का नारे को आप कितना क्रेडिट देते हैं इस जीत के लिए? नहीं, ऐसे कोई क्रेडिट देने का विषय नहीं है। लोगों ने अपने सूझबूझ बुद्धि से निर्णय लिया हुआ है। लोगों ने विचार करके, सभी चीजों का विचार करके एक प्रगतिशील और कार्यक्षम सरकार को वापस सरकार में लाने का निर्णय लिया है। मौलाना ने जब फतवे निकाले, सज्जद नोमानी जब 286 उम्मीदवारों को और 270 एमयूए के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे थे और कई सारे मौलाना फतवे निकाल रहे थे, तो फडणवीस जी जो है धर्म युद्ध की बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ये फतवों के खिलाफ जो है भगवा चल गया? जब भी ऐसे फतवे दिए जाते हैं तो फायदा हमें होता है।
नार्वेकर साहब, शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, समझ में आता है वो विचारधारा के खिलाफ गए, आप लोगों ने उसका खूब प्रचार किया। शिंदे साहब ने कहा कि मेरे पास असली लेगेसी है बाला साहब ठाकरे की। शरद पवार साहब का, उनकी पार्टी का जो हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, अजीत पवार साहब के साथ डायरेक्ट फाइट में ज्यादातर सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या? नहीं, देखिए, लोगों ने ये जो अलायंस बना है महाविकास आघाड़ी, ये अनैसर्गिक अननेचुरल अलायंस है। यहाँ पे इन तीनों पार्टियों ने अपने तत्व, अपने सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए केवल सत्ता के लोभ में ये अलायंस बनाया था। इसे लोगों ने स्वीकारा नहीं है, लोगों ने इसे इनकार किया है। लोगों ने अपने सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता के लोभ में जो एक साथ आते हैं उनका विरोध किया है, और इसीलिए आज ये निकाल और ये रिजल्ट आप देख रहे हो। जिस कांग्रेस ने 4 जून को आपको महाराष्ट्र में शिकस्त दी थी, एक बड़ी लीड आपके ऊपर हासिल की थी, आज वही कांग्रेस आपसे 114 सीट पीछे है। ऐसा क्या बदल गया इतने दिनों में? नहीं, ये देखिए, लोगों ने ये तय कर लिया था कि जो गलती, फेक नैरेटिव के वजह से जो गलती पिछली बार हुई, उस गलती को दोहराना नहीं है, और इसीलिए अब ये फेक नैरेटिव इनका चला नहीं, और इसके कारण और महाराष्ट्र में जो अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है, उसके वजह से हम बहुत ही अच्छी परिस्थिति में आज इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान, भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण छीन लेगी, ये बात जगह जगह घूम करके कई देश भर में, महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में, वो इस बार भी असेंबली के इलेक्शन में भी वही बात कह रहे थे। लोगों ने एक बार मानी, दूसरी बार नहीं मानी। देखिए, अभी जो संविधान, खाली संविधान लेके घूमते हैं, जो अंदर के पन्ने खाली पड़ते हैं, उनको संविधान के बारे में क्या ज्ञान होगा, ये आप भी समझ सकते हो। ये दिखावा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। संविधान में दिए हुए प्रावधानों के बारे में इनको पूछिए, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, इन्हें केवल नौटंकी करना मालूम है। जी, नार्वेकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं उनकी पार्टी को जो जीत मिली है, जाहिर है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उनकी पार्टी को ऐसी जीत मिली है। देवेंद्र फडणवीस जी की माता जी, उनका भी एक रिएक्शन जो है वो इस वक्त आ रहा है, आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे। जी, देखें। आशीर्वाद वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेरे साथ इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की माता जी जुड़ चुकी हैं। देखिए, मां से फोन पर बात करते हुए भी देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें सामने आई थी, और अब उनकी माताजी का रिएक्शन सामने आ गया है। अपनी बेटे की जीत को लेकर वो खुशी भी जाहिर कर रही हैं, आशीर्वाद भी दे रही हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र की अब पिक्चर साफ हो चुकी है, और महाराष्ट्र में आपको बता दें 219 सीटों की बढ़त अभी एक बार फिर से सुन लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की माताजी जो कह रही थी। सर्वे कड़े मुझे बताइए कि आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से आप आशीर्वाद दे रही है? आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। घर से बाहर आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद, वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेरे साथ देवेंद्र फडणवीस की माताजी की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने कितनी सहजता से कहा सवाल पर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र बनेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उनको कोई शक नहीं है।
मुझे लगता है बीजेपी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हमारे साथ, राज्यसभा सांसद बीजेपी के। सुधांशु जी स्वागत, बहुत बधाई। इतनी सीटें आएंगी ये तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटली बीजेपी के नेता भी कहते होंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस 126 पर अभी आपकी पार्टी की टैली दिखाई दे रही है। तो मुख्यमंत्री भी आपकी पार्टी का होगा महाराष्ट्र में? देखिए, यह सत्य है कि बहुत आशानुरूप शानदार प्रदर्शन हमारा रहा है। ये थोड़ा इको कर रहा, ठीक करवा दीजिएगा जी। और बीजेपी ने अपना सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, देखिए सौरभ जी, हमारे यहां हमारी साझेदारी में बहुत समझदारी है। याद करिए, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस जी से ही पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिंदे जी की तरफ देखा था और शिंदे जी ने कहा था हमारा काम ही मुख्यमंत्री होगा। अभी शिंदे जी ने ये क्या बोला है कि हम सब बैठ के तय कर लेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से प्रक्रिया है भाई, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले तय करेगा, हमारे पार्टी के विधायक दल का नेता, और उसके बाद दोनों तीनों दलों के सामंजस्य के साथ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही नहीं बनेगा। 26 तारीख को जब ये नई पारी शुरू होगी तो 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में काला दिन है। और आप संयोग देखिए, इसी 26/11 को मुंबई में महाराष्ट्र के एक नए इतिहास का सूत्रपात होता दिखेगा। और अब मुझे लगता है इसमें ज्यादा लंबा समय की बात नहीं, 48-72 घंटे की बात रहती है, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। महाराष्ट्र चुनाव में सुधांशु जी, राहुल गांधी के नैरेटिव का काउंटर क्या बीजेपी ने ढूंढ लिया है, बटेंगे तो कटेंगे के रूप में? देखिए, यहां पर हम ये कहना चाहेंगे, एक थोड़ा आप लोगों से मैं भाजपा प्रवक्ता से हटकर जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके लिए एक बात देना चाहूंगा। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। भारत की राजनीति में आप जात का मुद्दा उठाकर सबके नेता नहीं बन सकते। बगैर जात के मैं सारी जातियों का नेता हूं, पर जात का मुद्दा उठेगा तो जात की बात होगी तो मेरी जात का नेता मेरी ही जात का होगा। दूसरी जात का व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मैं आपकी जाति का नेता हूं। ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंडसेट वालों ने जो राहुल गांधी जी को समझा दिया था, उन्हें समझना चाहिए। और मैं प्रमाण देना चाहता हूं, वीपी सिंह इसी मुगालते में थे ना कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी। कुछ नहीं हुआ, वो किनारे चले गए और बाकी लोग नेता बन गए। आप सोचिए, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने पहली बार तो सब जातियां उनके साथ थी। आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति के नेता रह गए और वास्तविकता में परिवार के नेता रह गए, वो भी सिर्फ अपने प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव जी के साथ सब कुछ था, आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति और वास्तविकता में अपने परिवार के नेता रह गए, अपने ही प्रांत में। अरे भाई, कोई दावा नहीं कर पाया कि मैं सारे वर्ग का नेता हूं। किस मुगालते में थे कि मैं सारे वर्ग का नेता हो जाऊंगा? मुझे लगता है कि गंभीरता से विचार करना चाहिए उन्हें सोचने के लिए। और भारत की प्रबुद्ध जनता को अब यह भी समझ में आ गया कि अबू आजमी जी का वो वीडियो देखिए जिसमें मौलाना अजहरी से वो बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं गुजारिश करने आया हूं कि मेरे इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, सारे मुझे मिलने चाहिए। यानी एक समाज को आप इस सीमा तक जोड़ेंगे, एक से कहेंगे तू फिलिस्तीन और गाजा तक भी जुड़े रहना, और दूसरे से आप ये कहेंगे तुम बटे रहना, उत्तर भारतीय मराठी में बटे रहना, तमिल और हिंदी में बटे रहना, उत्तर और दक्षिण में बटे रहना, अगड़े और पिछड़े में बटे रहना, और सामान्य और दलित में बटे रहना। यानी एक को टुकड़े टुकड़े करके रखना और एक को एक रखना। मुझे लगता है प्रबुद्ध जनता ने इस मायाजाल को समझ लिया है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं उस तरफ संकेत